नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक का खास शो। मैं हूं रजत देवगन। बाजार में धीरे धीरे करके तेजी जो है वो बढ़ती चली जा रही है, और वो तब जब चुनाव के नतीजे बेहद नजदीक आ गए हैं। ऐसा क्या भाप लिया है बाजार ने, ये जानने की कोशिश करेंगे इस शो में। और क्या ये रैली मिस तो नहीं हो जाएगी? कौन से शेयर्स पे बेट लगानी चाहिए, और वाकई क्या बाजार रिकॉर्ड स्तर हासिल करेगा? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। एसबीआई सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च फंडामेंटल सनी अग्रवाल जी हमारे साथ इस शो में शिरकत कर रहे हैं। सनी जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पे। नमस्ते रजत जी। और शो में इनवाइट करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। सर, मार्केट्स में तेजी बननी शुरू हुई, और ये ना 13 मई के बाद से हमने देखा कि बहुत ही स्ट्रांग स्ट्रेच इंडियन मार्केट्स पे आ गया। अब 5 फेजेस के इलेक्शंस, लोकसभा इलेक्शंस 5 फेजेस के पूरे हो गए हैं और 2 चरण के अभी बाकी हैं। तो ऐसे में बाजार का मूड माहौल एकदम से तेजी की साइड का क्यों डेवलप होने लग गया है? और अभी आप टिल इलेक्शन रिजल्ट्स बाजार पे क्या नया रिकॉर्ड हाई लगता देखते हो? रजत जी, ये इलेक्शन का एक पैटर्न जो होता है हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे तो जब भी एक फेज 4 या फेज 5 का वोटिंग हो जाता है, अगर अगर आप 2019 या 2014 या उसके पहले के भी कोई भी पैटर्न देखेंगे, तो मार्केट कहीं ना कहीं जब 70 या 80% सीट्स पे वोटिंग हो जाती है तो उसमें एक मार्केट एक अपना एक गैस लगाना स्टार्ट कर देता है कि जो एग्जिस्टिंग रूलिंग गवर्नमेंट है, क्या उन्हें मेजोरिटी मिलेगी, क्या उन्हें कितने सीट मिलेगी। और उसी के बेसिस मुझे लगता है कि मार्केट एक अपनी पोजीशनिंग है वो भी बनाना स्टार्ट कर देता है। और इसी का इम्पैक्ट हमने बेसिकली मार्केट में अभी देखा है कि जब फेज 4 का इलेक्शन था 13 मई को, उसके बाद से कहीं ना कहीं मार्केट में एक अपवर्ड मोमेंटम आते हुए देखा। और अब कहीं ना कहीं थोड़ा स्टेबल हो गया मार्केट। अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो 22,400 के आसपास अब बहुत स्टेबल है। और मेन इंपॉर्टेंट थिंग ये रहेगी कि डिस्पाइट ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की जो सेलिंग है काफी एग्रेसिव रही है। तकरीबन 35,000 करोड़ से ज्यादा का की बिकवाली हमने कैश मार्केट में ऑलरेडी देखी है। हालांकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है, जो काफी एक बड़ी लिक्विडिटी के ऊपर है, उनके पास 1 लाख करोड़ के ऊपर की कैश बैलेंस है आज के डेट में, वह मार्केट को सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो एक क्लियर, एक बोलते हैं ना, एक ऑपोजिट व्यू क्लियरली दिख रहा है मार्केट में कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर काफी बुलिश हैं। और उन्हें होना भी पड़ेगा, उन्हें ऑप्शन है नहीं कि उन्हें जो पैसा दिया है, जो रिटेल इन्वेस्टर ने उन्हें पैसा थमाया है डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रू म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, उन्हें तो मार्केट में डिप्लॉय करना ही है। हालांकि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है उसे मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, उसे इंडिया के अलावा काफी सारे कंट्रीज के इन्वेस्ट करने के ऑप्शन भी होते हैं। तो मार्केट है, मल्टीपल व्यूज रहेंगे तभी मार्केट चलता है। एक बायर है, एक सेलर है, और उसी के चलते मार्केट में एक फेयर वैल्यू डिस्कवरी होती है। मुझे लगता है कि आज के डेट में मार्केट में, रादर देन लुकिंग एट मार्केट लेवल कि क्या निफ्टी के लेवल है, सेंसेक्स के लेवल है, इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे फोकस करना चाहिए। और जिस तरह से जो कंपनीज के नतीजे अच्छे आ रहे हैं, जहाँ आउटलुक बेहतर है, एक रणनीति बनानी चाहिए कि अगर करंट गवर्नमेंट कंटिन्यू होती है, करंट गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उसमें कंटिन्यूटी रहती है, तो कौन से सेक्टर पे फोकस करना चाहिए। और अगर ड्यू टू सम रीजन एक मार्केट में इलेक्शन आउटकम अपसेट हो जाता है कि एक जो नैरेटिव है स्ट्रीट का कि करंट गवर्नमेंट कंटिन्यू होगी, अगर ड्यू टू सम रीजन वहाँ कहीं ना कहीं एक निराशाजनक रिजल्ट देखने मिलता है, तो उसके लिए भी एक रणनीति हमारे पास होना चाहिए। तो थोड़ा सा बोलते हैं ना कि स्मार्ट होकर के थोड़ा अपनी पोजिशनिंग कीजिए। बट एक बात तो 100% मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि लिवरेज पोजीशन ना रखे अभी। काफी वोलाटाइल हो गया है मार्केट। अननेसेसरी लिवरेज और बोलते हैं ना एडवेंचर करके बड़े बड़े ट्रेड लेना, बड़े बेट्स लेना काफी हानिकारक हो सकता है अपने फाइनेंशियल हेल्थ के लिए। इतना जो अपना जो हार्ड अर्न मनी है उसे सेव कीजिए। और मार्केट तो आज नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपको आज एक ही हफ्ते में, अगले 8 या 10 दिन में पैसा बनाना है। मार्केट तो यही है अगले 20-25 साल। तो एक बार इलेक्शन का आउटकम आ जाएगा तो उसके बाद बहुत कुछ क्लैरिटी आ जाएगी, एक बड़ा इवेंट हमारे पीछे रहेगा। और उसके बाद फिर लंबी अवधि के हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटेजी भी बना सकते हैं। अच्छा, लेकिन ना ये जब इलेक्शंस शुरू हुए थे ना, 1-2 चरण के जब इलेक्शन कहते थे, तो वोटर टर्नआउट को लेकर बाजार थोड़ा सा नर्वस हो गया था। और हमने देखा था कि 3 मई के बाद एकदम से कैसे गिरावट आनी शुरू हुई थी, वो तो 13 मई के बाद संभल गए। तो अभी की स्थिति ठीक लगती है आपको? आपको लगता है ये जो अभी हाल फिलहाल में एक चैनल को प्रधानमंत्री मोदी ने एक इंटरव्यू दिया, और उसके बाद उन्होंने बोला कि 4 जून को रिकॉर्ड हाइज लगेंगे, और उसके बाद आप 4 जून के बाद के हफ्ते में देखोगे कि जो प्रोग्रामर्स है वो ऑर्डर पंच करते करते थक जाएंगे, इतनी जबरदस्त तेजी, भारत की ग्रोथ इंटैक्ट है। और उन्होंने
कंपनियों के नाम भी गिनवा गिनवा दिए, वो भी फिर से सरकारी कंपनियां। HAL में टर्न अराउंड हुआ है, 4,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट पिछले फिस्कल में कमा गई, तो बहुत ही कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली बात उन्होंने की। तो आपको लगता है कि ये पोस्ट 4 जून बहुत तगड़ी रैली कर सकता है मार्केट? रजत जी, मैं ऐसा कोई गेस नहीं करना चाहूंगा कि मार्केट 4 जून के पहले या बाद में क्या होगा। क्योंकि हमें मार्केट में लॉन्ग टर्म रहना है, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म अवधि के हिसाब से वेल्थ क्रिएशन का की स्ट्रैटेजी बनानी है। हालांकि कुछ तरह से जिस तरह से स्टेटमेंट आए हैं होम मिनिस्टर के और प्राइम मिनिस्टर के, डेफिनेटली एक सेंटिमेंट बूस्टर रहा है मार्केट के एंगल से, स्पेशली PSU सेक्टर में। अगर आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में डिफेंस कंपनीज में और रेलवे कंपनीज में काफी अच्छी रैली हमने देखी। और ये सिर्फ रैली जस्ट बिकॉज किसी के स्टेटमेंट के चलते नहीं है, इसके पीछे एक फंडामेंटल सपोर्ट भी है। अगर आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के नतीजे देखेंगे, बहुत जबरदस्त नतीजे कंपनी ने पेश किए थे फोर्थ क्वार्टर के। और जब नतीजे के बाद, रिजल्ट्स के बाद, जब एनालिस्ट के साथ जो इन्होंने कॉन कॉल किया था, उसमें भी काफी एक बुलिश कमेंट्री कंपनी ने दी है। तो ये क्लियर दर्शाता है कि सेंटर में गवर्नमेंट पॉलिटिक्स चलते रहेगा, बट अल्टीमेटली मार्केट जो है वो प्रॉफिट को रिवॉर्ड करता है। और अगर कंपनी में एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक अच्छी और अगले 2 से 3 साल की विजिबिलिटी काफी स्ट्रांग है, तो मुझे नहीं लगता है कि मार्केट में कोई डरने की बात है। तो अल्टीमेटली सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है, जो कंपनी प्रॉफिट डिलीवर करती है उसे मार्केट रिवॉर्ड भी करती है। और सेम चीज हमने RVNL में भी देखी कि काफी एक अच्छे नतीजे कंपनी ने डिक्लेयर किए, तो उसके बाद स्टॉक में कल रैली आई थी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक फंडामेंटल बैकिंग भी है, डेफिनेटली टर्न अराउंड हुए हैं, परफॉर्मेंस देखे हैं हमने पिछले 2 से 3 सालों में पब्लिक सेक्टर में, स्पेशली डिफेंस और PS रेलवे के साइड, और उसी के चलते मार्केट उन्हें रिवॉर्ड कर रहा है। और ये अब डिफेंस डिफेंस और रेलवे पे तो प्रश्न है सर, कि ये बेखौफ खरीदारी ठीक इलेक्शन रिजल्ट से पहले, ये कहीं यूफोरिया तो नहीं है? क्या ऐसे रिजल्ट्स पेश कर दिए जो बाजार को बिल्कुल उसकी भनक नहीं थी, और स्टॉक 30-30 40-40% टंग गए, इतनी स्ट्रांग, वो भी सिर्फ 1.5 हफ्ते 2 हफ्ते के दौरान? या डेफिनेटली कहीं ना कहीं अबव एक्सपेक्टेशन रिजल्ट जो कहते हैं हम, वो हमने HL में आते हुए देखे थे। सिमिलरली RVNL में भी काफी अच्छे नतीजे आए। मुझे लगता है कि एक रिजल्ट के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो देखना होता है वो है कि आगे का ग्रोथ आउटलुक क्या है, मैनेजमेंट कितनी ऑप्टिमिस्टिक है, जो अर्निंग ग्रोथ है वो अगले 2 साल 3 साल 4 साल तक क्या ये बरकरार रह सकती है कंसिस्टेंटली। और जिस तरह से ऑर्डर बुक हम देख रहे हैं सभी कंपनी की, वेदर इट इज ऑन डिफेंस साइड और रेलवे साइड, मुझे लगता है कि मार्केट को एक बहुत कॉन्फिडेंस है कि ये जो अर्निंग ग्रोथ है वो कंटिन्यू होगी। बट एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है वैल्यूएशन। डेफिनेटली एक सर्टन पॉइंट पर जाकर के एक जो वैल्यू होती है वो कहीं ना कहीं डिमिनिश होते चली जाती है अगर स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है। तो मुझे अब जिस तरह से स्टॉक में रैली हो रही है जिस डिफेंस और रेलवे स्टॉक में, मुझे लगता है कि इसमें जो एक कहावत है ना, बाय ऑन न्यूज एंड सॉरी बाय ऑन रूमर एंड सेल ऑन न्यूज, वो पूरा पैटर्न बनते हुए दिख रहा है कि आज आपको इलेक्शन के नतीजों के पहले ही स्टॉक में एक काइंड ऑफ यूफोरिया, एक बाइंग, एक अपमूव देखने मिल रहा है। और मे बी जब 4 जून को नतीजे आएंगे उसके बाद शायद हम ये सब स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग भी देख सकते हैं, या टाइम वाइज करेक्शन होते हुए देख सकते हैं। तो मेरी ये राय रहेगी कि अब ये जो स्टॉक पिछले 1-2 हफ्ते में काफी चल चुके हैं उसमें थोड़ा संभल कर ट्रेड कीजिए। मे बी बाय ऑन डिप की रणनीति सही रहेगी। जस्ट यूफोरिया है इसलिए जाकर के शेयर ले लिया और उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि फिर प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, तो शायद 3 या 6 महीने बाद हमारा जो बाइंग प्राइस है वो हमें देखने मिले। तो थोड़ा संभल कर काम करना चाहिए, स्पेशली डिफेंस और रेलवे काउंटर में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बेच के बाहर हो जाए, बट ऑब्वियसली अगर कोई ट्रेडर है और नई पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहा है, तो डिफेंस काउंटर और रेलवे काउंटर जहाँ काफी एक अच्छी रैली हो चुकी है, थोड़ा सा संभल कर काम कीजिए। टेक्निकल सपोर्ट पर आने दीजिए स्टॉक, उसके बाद उसमें बाय कीजिए। बाय ऑन डिप की रणनीति बेहतर रहेगी। और अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो डेफिनेटली वेट कर सकते हैं 4 जून का, एक बार इलेक्शन का जो इवेंट है वो पीछे हो जाए, उसके बाद शायद फिर लंबे समय के लिए ग्रेजुअल स्ट्रेटेजी, डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर सकते हैं। अच्छा, अभी तो ये समझ में आ रहा है सारी मार्केट अलग और सरकारी कंपनियां अलग। हमने डिफेंस और रेलवेज की बात तो कर ली, लेकिन जो बाकी की पूरा PSU बास्केट है, उसमें हमने कोल इंडिया को चढ़ते देखा, उसके बाद सरकारी पावर कंपनियों को चढ़ते देखा। इनफैक्ट सतलुज जल विद्युत निगम NHPC जैसे स्टॉक्स भी चढ़ गए अब तो। और उसके बाद हुडको, NBCC, ये सब स्टॉक्स। अब तो इंश्योरेंस कंपनियां GIC, RE, NICL, LIC सब तेज हैं। तो पता चलता है कि सरकारी कंपनियों पे बहुत बड़ा दाव लग गया।
ये अभी भी कुछ ऐसे पीएसयू स्पेस की कंपनियां हैं जिसमें स्टीम अभी भी बाकी है, जहां पर तेजी बन सकती है? रजत जी, मुझे एक जो सेक्टर है जहाँ थोड़ा सा कंफर्ट अभी भी लगता है वो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी में। और इसका एक कारण ये है कि अगर आपको याद होगा कि जो पेट्रोल और डीजल के दाम है, इलेक्शन जब कोड ऑफ कंडक्ट लगा था उसके बाद से हमने इसमें कोई चेंज होते हुए देखा नहीं है। और कहीं ना कहीं, और उसके बाद जो क्रूड ऑयल के दाम बढ़े थे थोड़े बहुत, $70 से बढ़ के आ रहा है, अभी जो 80-82 डॉलर चल रहा है। तो ये जो इम्पैक्ट है, मुझे लगता है कि इलेक्शन के बाद इसमें जो मार्केट लिंक प्राइसिंग होती है पेट्रोल डीजल की, वो शायद हमें कहीं ना कहीं फिर से वो जो पॉलिसी है वो अडॉप्ट होते हुए दिखेगी। और उसके बाद फिर जब FY 25 के नंबर जब एनालिस्ट आएंगे और जब ये पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि एचपीबीपी सीएल में कहीं ना कहीं एक FY 25 में भी एक बेहतर प्रॉफिट की उम्मीद की जा सकती है। और रिसेंटली हमने देखा था कि स्टॉक साइडवेज ही ट्रेड कर रहे थे, और इनमें कहीं ना कहीं बोनस का भी एक अनाउंसमेंट किया गया है। तो एक थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल लगता है अगर मैं एचपीसीएल बीपीसीएल की बात करता हूँ तो। सर, क्वार्टर 4 रिजल्ट सीजन कैसा बीता, और किन कंपनियों ने अच्छे नतीजे पेश किए हैं, कहां पर डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिली? अगेन Q4 के नतीजे की अगर मैं बात करता हूँ सेक्टर बाय सेक्टर की, तो मुझे लगता है कि बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर ने कहीं ना कहीं इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन ही नतीजे दिए हैं। कुछ कहीं 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 बैंकों में हमने देखा है कि डिपॉजिट ग्रोथ क्रेडिट ग्रोथ से बेहतर रही है, बेहतर रही थी। और उसके चलते एक कहीं ना कहीं एक एडवांटेज उन्हें मिलेगा। और एनीवे जितना भी फाइनेंसिंग सेक्टर है, वेदर इट इज बैंकिंग एनबीएफसी, वो तो बैकबोन ऑफ इकोनॉमी होता है। अगर इकोनॉमी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ अगर इंडिया का 12% है, 10 से 12%, तो एटलीस्ट उतना ग्रोथ तो हमें कोई भी क्रेडिट ग्रोथ में सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में देखने मिलता है। तो मुझे लगता है कि बैंकिंग एनबीएफसी एक इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन नंबर रहे थे। एफएमसीजी में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक टर्न अराउंड होप देखने मिला है। स्पेशली सभी कंपनीज की कमेंट्री रही है कि रूरल बेल्ट जो कि काफी स्ट्रेस में था, उसमें कहीं ना कहीं रिकवरी के साइन दिख रहे हैं। और उसी के चलते अगर आप देखोगे ब्रिटानिया, डाबर, इसमें एक अपमूव भी आया था और एक बुलिशनेस बनी हुई है। एट द सेम टाइम ये एक्सपेक्टेशन है कि अगर मानसून नॉर्मल रहेगा ये साल, तो कहीं ना कहीं रूरल डिमांड है उसमें एक अपटिक आते हुए देखेंगे। इसके अलावा मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव साइड में टू व्हीलर में काफी अच्छे नंबर्स आए थे, जैसे हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर, आयशर मोटर। ये मुझे लगता है कि ये थीम है, इसमें एक नतीजे अच्छे आए थे। पैसेंजर व्हीकल साइड में भी काफी अच्छे नतीजे हमने देखे, मारुति, टाटा मोटर्स। और इसी के चलते मुझे लगता है कि स्ट्रीट ने उन्हें रिवॉर्ड भी किया। कमर्शियल व्हीकल जो पोर्टफोलियो है और जो ट्रैक्टर है, वो थोड़ा प्रेशर में है, बट वहाँ आउटलुक काफी अच्छा है। ये सभी जानकारों का ये मानना है, जितनी भी कंपनी की मैनेजमेंट की, एक बार इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद कमर्शियल व्हीकल में हम एक अपटिक आते हुए देखेंगे वॉल्यूम ग्रोथ में। और ट्रैक्टर में ऑब्वियसली अगर मानसून नॉर्मल रहेगा तो एक कहीं ना कहीं उसमें भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट की एक्सपेक्टेशन है। तो ये दो सेगमेंट में हालांकि नतीजे इतने खास नहीं आए, बट एक आउटलुक बेहतर होने के चलते जो ओवरऑल स्ट्रीट का जो नजरिया है, ये दोनों सेक्टर पर भी पॉजिटिव है। जहाँ निराशा देखने मिली वो थी मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर में, जहाँ अभी भी मैनेजमेंट का ये मानना है कि एक से एक या दो क्वार्टर के लिए वो अभी कोई गेस नहीं कर सकते कि डिमांड एनवायरनमेंट कैसा रहेगा यूएस और यूरोप में। वहां कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब स्ट्रीट ये वेट कर रहा है कि जब यूएस में इंटरेस्ट रेट कट स्टार्ट होगा, तब एक कहीं ना कहीं डिमांड रिवाइवल का होप रहेगा। तो आईटी सेक्टर में मुझे लगता है कि एक निराशाजनक प्रदर्शन देखने मिला, स्पेशली बड़ी कंपनीज में अगर हम बात करते हैं। सीमेंट में काइंड ऑफ मिक्स बैग रहा था। सीमेंट में अगेन सभी कंपनीज का ये कहना था कि इलेक्शन के चलते एक लेबर शॉर्टेज रही, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कहीं ना कहीं स्लो डाउन हुई है। और एट द सेम टाइम अब जब जून से मानसून स्टार्ट हो जाएगा, तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वैसे भी कोई बहुत ज्यादा होती नहीं है मानसून में। तो सीमेंट सेक्टर में भी काइंड ऑफ मैं कहूंगा कि न्यूट्रल काइंड ऑफ व्यू है। हालांकि सीमेंट सेक्टर में एक बार मानसून खत्म हो जाए उसके बाद सेकंड हाफ से एक बेहतर आउटलुक की उम्मीद मुझे लग रही है। तो आई थिंक ओवरऑल एक अगर मैं ओवरऑल इसको समअप करूँ तो इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन ही रहा है। ऐसे कोई बहुत ज्यादा कहीं निराशा देखने नहीं मिली है अगर हम Q4 के नतीजों की बात करते हैं। और अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करें, तो डेफिनेटली जो जो कंपनीज के नतीजे अच्छे हैं और जहां आउटलुक बेहतर है, उन्हें स्ट्रीट रिवॉर्ड भी कर रहा है। और आगे जाके मार्केट स्टॉक स्पेसिफिक ही रहेगा, रादर देन लुकिंग एट की बेंचमार्क इंडाइसेस लाइक निफ्टी या सर, एक स्टॉक के ऊपर ना हमारे पास बहुत प्रश्न आते हैं, वो है टाटा मोटर्स।
ऐसा क्या था नतीजों में कि टाटा मोटर्स में इतनी तगड़ी करेक्शन देखने को मिली? और करेक्शन तभी तक अच्छी लगती है जब तक आती नहीं। तो इस बार टाटा मोटर्स में आ गई, और अब हो गए निवेशक नर्वस। बताओ चढ़ा कितनी स्पीड से था, और इस बार जब गिरा तो सबके हाथ पैर फूल रहे हैं। तो अभी क्या करना चाहिए टाटा मोटर्स में, और ऐसा क्या कह दिया मैनेजमेंट ने? हाँ, टाटा मोटर्स में मुझे लगता है कि नतीजे अच्छे आने के बावजूद जो करेक्शन हुआ है उसका एक कारण ये है कि मैं सबसे यही कहता हूँ कि मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होता है। और जिस तरह से मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि नेक्स्ट ईयर जो FY 25 उसमें कई कोई बहुत ज्यादा अच्छी खासी ग्रोथ आती नहीं दिखेगी। अगर आप JLR की बात करें तो वहाँ मार्जिन कहीं ना कहीं फ्लैटिश रहेंगे। वॉल्यूम ग्रोथ भी कोई बहुत ज्यादा जो पहले एक्सपेक्टेड थी कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी वॉल्यूम ग्रोथ आएगी, तो वहाँ एक कहीं ना कहीं एक डेंट है। और एट द सेम टाइम अब हमें ध्यान रखना होगा कि JLR एक ग्लोबल प्लेयर है। और जिस तरह से चाइनीज प्लेयर BYD हो गया, या Xiaomi ने अभी अपनी नई कार लॉन्च करी है, मोबाइल फोन की कंपनी, हालांकि उन्होंने एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करी है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो चाइनीज कॉम्पिटिटर से प्रेशर हुआ है। आपने अगर नोट किया होगा, टेस्ला जो है उन्होंने भी अपने व्हीकल्स में प्राइस कट की थी टू टैकल दिस चाइनीज कंपटीशन। तो एक इसका एक इम्पैक्ट ग्लोबली, जो ग्लोबल प्लेयर है JLR जैसे, उनके वॉल्यूम पर आने का एक चांस रहता है। और इसी के चलते हमने देखा कि टाटा मोटर्स में जो आउटलुक था वो बहुत अच्छा नहीं था। और एक उसका जो स्टॉक प्राइस में जो अपमूव आया था, तो वहां से कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी का परफॉर्मेंस खराब रहेगा। मे बी इसमें मुझे लगता है कि 900 के आसपास अगर किसी को एक्यूमुलेट करने का मौका मिलता है तो एक रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा विद प्राइस टारगेट ऑफ 1100 ओवर द पीरियड ऑफ 12 to 18। अच्छा, फिर एक सेक्टर और है मेटल्स। और मेटल्स में जिस तरीके की तेजी हमने देखी वो बहुत बहुत समय से नहीं देखी थी सर। उसमें भी एक स्टॉक ही बताओ दो, वो है हिंदुस्तान जिंक। ये हिंदुस्तान जिंक और वेदांता में ऐसा क्या हो गया? अच्छा वैसे अगर ब्रॉडर यूनिवर्स देखें तो आपको मेटल्स में क्या पसंद है? और एक कमेंट आपका हिंदुस्तान जिंक पे और वेदांता पे। या डेफिनेटली रजत जी, मेटल जो है इट्स अ ग्लोबल सिक्लिकल सेक्टर है। और जिस तरह से हमने देखा है कि ग्लोबली जितने भी कमोडिटीज के दाम हैं उसमें आग लग गई है। मतलब अगर आप कोई भी कमोडिटीज का, अगर आपके पास चार्ट हो तो आप दर्शकों को दिखा भी सकते हो। आप कॉपर ले लीजिए, क्लोज टू $10,000 ट्रेड कर रहा है। एल्यूमिनियम ऊपर है, जिंक ऊपर है, सिल्वर ऊपर है। अगर मैं इंडियन रुपीस की बात करता हूँ तो सिल्वर, चांदी का जो दाम है क्लोज टू 90,000 92,000 रुपीज पर केजी है, जो कि कुछ महीनों पहले 65,000 रुपीज हुआ करता था। तो अल्टीमेटली जो माइनिंग कंपनीज हैं और जो मेटल प्रोसेसिंग कंपनीज हैं उन्हें कहीं ना कहीं इसका एडवांटेज आते हुए दिखेगा। और इसी के चलते हमने देखा कि सभी कंपनीज में, मेटल कंपनीज में काइंड ऑफ एक स्ट्रांग अपमूव आते हुए देखा। और यही कारण था हिंदुस्तान जिंक में भी, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक में क्या होता है, जब जिंक का प्रोडक्शन होता है तो सिल्वर उसका एक बाय प्रोडक्ट है हिंदुस्तान जिंक के लिए। तो इसका काइंड ऑफ फ्री प्रोडक्शन जो कंपनी को आ रहा है सिल्वर का। और जिस तरह से अब सिल्वर के दामों में तेजी आई है, उसके चलते हिंदुस्तान जिंक में भी हमने एक तेजी आते हुए देखी है। एट द सेम टाइम जो कमोडिटीज एक्सपर्ट है उनका ये मानना है कि अभी तो सिल्वर में रैली स्टार्ट हुई है। क्लोज टू जो अभी, जो अगर मैं इंटरनेशनल रेट की बात करता हूँ, जो $32 का जो रेट चल रहा है अभी, वो शायद में भी बढ़ करके $40 होने की भी बात कर रहे हैं, जो कि कमोडिटीज के जानकार है उनका ये मानना है। और अगर ये होता है तो मुझे लगता है कि इसका सीधा सीधा बेनिफिशियरी हिंदुस्तान जिंक ही होगा। इंडिया में एक ही मात्र कंपनी है जहाँ लिस्टेड कंपनी है जहाँ जिंक बनाने से सिल्वर बाय प्रोडक्ट होता है, उसका सीधा बेनिफिट बॉटम लाइन में आते हुए दिखेगा। और इसी के कारण हमने देखा हिंदुस्तान जिंक में रैली आई। और हिंदुस्तान जिंक का जो पेरेंट कंपनी है वो है वेदांता। तो ऑब्वियसली अगर हिंदुस्तान जिंक का प्रॉफिट बढ़ेगा, वैल्यूएशन बढ़ेगा, तो उसका बेनिफिट रब ऑफ इफेक्ट वेदांता में भी आते हुए दिखेगा। एट द सेम टाइम वेदांता में जो कमोडिटीज है उनके भी दाम ऊपर चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो पूरा मेटल सेक्टर है, वेदर इट इज मैग्नीज कंपनीज लाइक मॉइल, या आयरन ओर कंपनीज है NMDC GMDC जैसी, या फॉर दैट मैटर आप कॉपर कंपनीज हैं जैसे वेदांता, हिंदुस्तान कॉपर, एल्यूमिनियम साइड में नाल्को हो गया, हिंडाल्को हो गया। मुझे लगता है कि सभी कंपनीज को कहीं ना कहीं एक बेनिफिट आते हुए दिखेगा FY 25 में। और इसी के चलते स्टीडी ने रिवॉर्ड कर रहे हैं। सर अब जो हमारा इस शो का मुद्दा था वो तो ये कि क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट्स नजदीक हैं तो रैली तो बननी स्टार्ट हुई, और ऑलरेडी है। जैसे हमने बात की कि डिफेंस और रेलवे स्टॉक्स तेज हो गए, तो पहले तो अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं आपसे कि इलेक्शन स्टॉक्स, अगर इलेक्शंस पे ही बेट लगानी हो तो एसबीआई सिक्योरिटीज के रडार पर वो कौन से स्टॉक्स हैं जिस जो मौजूदा इलेक्शंस के चलते बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं? जो भी आउटकम आएगा इलेक्शंस का वो उन स्टॉक्स पे बहुत असर डालेगा। तो अगर पोर्टफोलियो बनाना हो सेक्टर स्पेसिफिक, काउंटर स्पेसिफिक, तो कौन से स्टॉक्स रडार पर रखने चाहिए? इनको हम नाम देंगे इलेक्शन स्टॉक्स।
रजत जी, वैसे तो काफी सारे स्टॉक्स में ऑलरेडी एक अच्छा मोमेंटम हमने बिल्ड होते हुए दिखा है। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या किया है कि एक एक जो बेसिक अंडरलाइंग अजम्पशन है वो ये है कि जो करंट गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो कंटिन्यू होगी, और जिस तरह से गवर्नमेंट का फोकस है अलग अलग सेक्टर में, उसके चलते हमने 5 स्टॉक पिक किए हैं। अगर मैं बात करता हूँ रेलवेज की, तो डेफिनेटली रेलवेज का एक काफी स्ट्रांग फोकस रहा है गवर्नमेंट का। जिस तरह से गवर्नमेंट वैगन ऐड कर रही है, एट द सेम टाइम वंदे भारत में हम एडिशन देख रहे हैं, ट्रैक लेइंग हो रहे हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एक्सपांड हो रहे हैं। उसके चलते हमने एक वैगन कंपनी पिक करी है, वो है टेक्समैको रेल, जिसका करंट मार्केट प्राइस क्लोज टू 190 195 है। काफी रोबस्ट नंबर्स आए थे क्वार्टर 4 में। एट द सेम टाइम बहुत अच्छी ऑर्डर बुक है कंपनी की। हमें लगता है कि नेक्स्ट ईयर FY 25 में भी जो इनके नतीजे हैं काफी अच्छे रहेंगे। तो एक टेक्समैको रेल ऐड करने की सलाह रहेगी रेलवे सेक्टर से। फिर अगर मैं NBFC की बात करता हूं, तो चोला फाइनेंस, जो कि मुरुगुप्ता ग्रुप की एक कंपनी है, चोला फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, क्लोज टू 1300 रुपीज अभी करंट मार्केट प्राइस है। मुझे लगता है कि एक प्रॉक्सी प्ले है Tier 3 Tier 4 सिटीज, जहाँ की अगर हम इनका लोन बुक का अगर प्रपोर्शन देखते हैं, प्रीडोमिनेटली व्हीकल सेक्टर से आता है। और रिसेंटली हमने देखा है कि इनका जो डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, हाउसिंग फाइनेंस, SME, जो छोटे मझोले बिजनेसेस होते हैं उन्हें लोन देते हैं। तो मुझे लगता है कि एक रूरल प्ले है काइंड ऑफ। और जिस तरह से मॉनसून रिवाइवल की भी बात हो रही है, तो काइंड ऑफ रूरल प्ले प्लस अ बेट ऑन व्हीकल सेक्टर। तो चोला फाइनेंस एक हमारा पिक रहेगा अगर हम इलेक्शन के नजरिए से बात करते हैं। गवर्नमेंट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे बहुत है, और इसमें एक जो सब पार्ट है वो पोर्ट्स है। अगर इंडिया को ग्लोबल इकोनॉमी बनना है, तो डेफिनेटली एक्सपोर्ट पर स्पेशली फोकस करना होगा। और इसमें हमने एक कंपनी चूज करी है, JSW इंफ्रा, जिसकी हाल में रिसेंटली लिस्टिंग हुई थी। इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट कंपनी है। और जिस तरह से ये अपना जो पोर्ट की जो कैपेसिटी एक्सपैंड कर रहे हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न बेल्ट पर, मुझे लगता है कि अल्टीमेटली काफी वेल प्लेस हैं अगले 2 से 3 साल में नंबर ग्रोथ करने के लिए। तो JSW इंफ्रा, JSW ग्रुप की एक कंपनी है, ये एक हमारे रडार पर है अगर मैं इलेक्शन पिक की बात करता हूँ। अगर मैं कैप गुड्स और इंजीनियरिंग की बात करता हूँ, तो इसमें बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी साइड में मैं इथेनॉल में प्राज इंडस्ट्रीज पे अपना बेट लगाना चाहूंगा। और इसका ये कारण रहेगा कि अगर आपको पता होगा कि इलेक्शन स्टार्ट होने के पहले गवर्नमेंट ने एक बैन लगाया था डायरेक्ट शुगर केन जूस से इथेनॉल कन्वर्जन पर। और उसके बाद हमने प्राज इंडस्ट्रीज में एक स्टॉक प्राइस में करेक्शन आते हुए देखा था। मुझे लगता है कि पोस्ट इलेक्शन ये जो बैन है ये शायद हटाया जा सकता है। और जो गवर्नमेंट का जो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है, जो कि करंटली 12% ऑफ द ब्लेंडिंग है पेट्रोल का, वो शायद बढ़ करके 15-20% होने का जो टारगेट है वो फिर से रीसेट किया जाएगा। और इसका सीधा सीधा बेनिफिशियरी एक प्राइज इंडस्ट्रीज रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। और एक अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करता हूँ, तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग EMS के साइड में अंबर इंटरप्राइजेस पे मैं बेट लगाना चाहूंगा। बेसिकली वन ऑफ द लीडिंग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कंपनी है, जो कि सभी ब्रांड्स के लिए रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर बना के देती हैं। और सॉरी, एयर कंडीशनर बना के देती है। और अब रिसेंटली हमने देखा है कि इन्होंने भी अपना कारोबार डाइवर्सिफाई किया है। तो बेसिकली ये 5 सेक्टर के 5 स्टॉक हैं: JSW इंफ्रा, टेक्समैको रेल, चोला फाइनेंस, प्राज इंडस्ट्रीज और अंबर एंटरप्राइजेस। बट एक मैं कैविएट देना चाहूंगा कि अगर कोई ट्रेडर है तो डेफिनेटली स्टॉप लॉस रख के काम कीजिए। और अगर कोई इन्वेस्टर है तो ग्रेजुअली एक्यूमुलेट कीजिए, क्योंकि मार्केट काफी वोलेटाइल। राइट, बहुत वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, तो चरणबद्ध तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से खरीदिए। तो ये फंडामेंटली बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं। अच्छा सर, फिर ये तो बात हुई इलेक्शन से रिलेटेड स्टॉक्स की, लेकिन फिर ओवरऑल मार्केट, मार्केट को छोटा थोड़ी है, मार्केट तो बहुत बड़ा है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। SBI सिक्योरिटीज के रडार पर नॉन इलेक्शन स्टॉक्स कौन से हैं, यानी कि जो इलेक्शन प्रूफ हैं, इलेक्शन प्रूफ स्टॉक्स कौन से हैं जहां पर वैल्यूएशंस आपको ठीक लगती है, कंफर्ट जोन में है, अर्निंग्स प्रोबेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है कि वो बढ़ेगी बढ़ेगी, तो ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं आपके रडार? अगेन रजत जी, अगर मैं इलेक्शन प्रूफ स्टॉक की बात करता हूँ, जिसे प्रीडोमिनेंटली अगर आप देखेंगे ये सब बिजनेसेस कंजम्पशन फार्मा सेक्टर से होते हैं। और इसमें हमारा सबसे पहला पिक रहेगा भारती एयरटेल, जो कि मुझे लगता है कि इलेक्शन हो ना हो कुछ भी हो जाए, आजकल रोटी कपड़ा मकान और आई थिंक टेलीफोन जो है, मोबाइल फोन है, ये एक चौथा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन गया है। और जिस तरह से हमने बार बार मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनी है कि इंडिया में जो टेलीफोन के जो दर है महीने के, वो लोएस्ट है वर्ल्ड में, और यहाँ से 15 या 20% कहीं ना कहीं बढ़ने की उम्मीद है, जिसे हम ARPU कहते हैं, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर।
भारती का 180 है, और मैनेजमेंट बार बार कह रही कि इसका जो 300 रुपये जाना तय है अगले 2 साल में। तो मुझे लगता है कि भारती एयरटेल एक काइंड ऑफ डिफेंसिव पिक रहेगा अगर नॉन इलेक्शन पिक में किसी को चूज करना हो तो। देन सेकंड पिक मेरा रहेगा एफएमसीजी सेक्टर से, वो है आईटीसी। आईटीसी मुझे लगता है कि काफी एक फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। 430 का करंट मार्केट प्राइस है। रिसेंटली हमने देखा था कि जो बैट है ब्रिटिश टोबैको, उन्होंने भी अपना डील कंक्लूड किया था। काफी बड़े मार्की फंड ने पूरा जो चंक है वो एब्जॉर्ब किया था। आई थिंक एक काइंड ऑफ डिफेंसिव बेट है। आईटीसी एक सेकंड पिक रहेगा नॉन इलेक्शन के साइड से। तीसरा पिक मेरा रहेगा फार्मा से, वो है लुपिन इंडस्ट्रीज। तो लुपिन की अगर बात करें तो वन ऑफ द लीडिंग फार्मा कंपनी, काफी डिसेंट नतीजे आए थे इस बार। और मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल है करंट 1600 1700 के रेट पे। इसका जो लाइफ आया था, आई थिंक 2200 2300 का लाइफ आया था, स्टिल अभी भी वो अचीव नहीं हुआ है। तो एक डिसेंट बेट रहेगा लार्ज कैप पोर्टफोलियो में। एक मैं मेरे पोर्टफोलियो में आईटी स्टॉक भी ऐड करना चाहूंगा। हालांकि आईटी स्टॉक में आउटलुक अगले 1 या 2 क्वार्टर के लिए थोड़ा म्यूटेड ही है। बट एक जो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, जहां मुझे लगता है कि जहां डाउनसाइड काफी कम है। हालांकि एक कोई भी एक पॉजिटिव ट्रिगर कहीं अगर हमें देखने मिलता है तो एक अपसाइड एक काफी अच्छा देखने मिल सकता है। तो आईटी सेक्टर से एचसीएल टेक जो है कंपनी है, उसे हमने चुना है। और एक रियल इस्टेट में जो कमर्शियल रियल इस्टेट पोर्टफोलियो है, जहाँ काइंड ऑफ रेंटल इनकम आती है, तो उसमें नेस्को लिमिटेड करके एक मुंबई बेस्ड रियल इस्टेट कंपनी है। जहाँ हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े एग्जीबिशन होते हैं उनके थ्रू इन्हें कंसिस्टेंट एक अर्निंग होती है। एट द सेम टाइम एक इनका रेंटल पोर्टफोलियो है जिसमें आईटी पार्क इन्होंने बना रखा है गोरेगांव सबब में, बॉम्बे में। तो एक कंसिस्टेंटली सालाना 400 करोड़ का प्रॉफिट बनाती है, 6500 करोड़ का मार्केट कैप है। तो मुझे लगता है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ इलेक्शन नॉन इलेक्शन जो रेंटल पोर्टफोलियो है, वहाँ एक काइंड ऑफ स्टेबल अर्निंग हमें देखने मिलेगी, और इसी के चलते हमने इसे भी चूज किया है नॉन इलेक्शन डिफेंसिव बेट में। नेस्को, आपने लास्ट स्टॉक बोला नेस्को, जहां पर हाँ नजर। जी। तो ओके। बेसिकली मैं रिपीट कर देता हूँ, टेलीकॉम सेक्टर से भारती एयरटेल, एफएमसीजी से आईटीसी, फार्मा से लुपिन, आईटी सेक्टर से एचसीएल टेक, और रियल इस्टेट से नेस्को लिमिटेड। राइट, एक डिस्क्लेमर आपकी ओर से सर, क्या ये क्लाइंट्स के साथ रिपोर्ट शेयर हो गई एसबीआई सिक्योरिटीज? या डेफिनेटली आई थिंक रजत जी, हमने आज प्रोग्राम में जो भी डिस्कस किया है हम रेगुलरली अपने क्लाइंट के साथ शेयर करते रहते हैं। और ये हमने हमारे क्लाइंट को रिकमेंड भी किए होंगे अलग अलग रिपोर्ट के थ्रू, अलग अलग कॉन्वर्सेशन वेबिनार कॉन कॉल के थ्रू। तो बस ये डिस्क्लेमर रहेगा कि ये ऑलरेडी जो आइडियाज है ऑलरेडी हमारे क्लाइंट के साथ डिस्कस हो चुके हैं। हालांकि मेरा इसमें कहीं भी पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। सर आखिरी प्रश्न ये होगा, जो रिटेल इन्वेस्टर्स और जो बिस्तक के व्यूअर्स ये शो देख रहे हैं, एक तो आपने बहुत पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही बढ़िया पोर्टफोलियो तैयार कर दिया। व्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल था कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी पैसा नहीं डाला और जो साइड लाइंस पे वेट कर रहे हैं अभी कि लेट द इलेक्शंस पास, रिजल्ट्स आए तो उसके बाद प्रोग्रामिंग सेट करेंगे, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा? क्या वो अभी वेट करें या फिर वो अभी सिस्टमैटिक तरीके से एलोकेशन कर सकते हैं? क्योंकि ये रैली अगर मिस हो गई ना, तो फिर से वही बात है, कहीं सच्ची में प्रधानमंत्री मोदी जी की बात सच निकल आई तो फिर देखते ही रह जाएंगे। मुझे लगता है कि सिस्टमेटिक डिप्लॉयमेंट की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो अगर किसी को आज 100 रुपीज डिप्लॉय करना है मार्केट में, फ्रेश कैपिटल डिप्लॉय करना है, तो मेरी रणनीति ये रहेगी कि मैं 50% अमाउंट में भी इसे 25-25% अमाउंट अगले 2 हफ्ते में डिप्लॉय करूंगा बिफोर इलेक्शन आउटकम। और 50% में कैश में रखूंगा, और एक बार इलेक्शन का आउटकम आ जाए उसके बाद शायद हिस्टोरिकली हमने देखा है कि मार्केट में जब भी इलेक्शन का आउटकम इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन होता है तो काइंड ऑफ एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलती है। तो शायद एक एक जून को जब एग्जिट पोल आएंगे, मार्केट उससे 3 जून में को रिएक्ट करेगा। 4 जून को एक्चुअल इलेक्शन का आउटकम आएगा। तो ये 3-4 दिनों के बाद में भी 4 या 5 को हम शायद मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग भी देख सकते हैं। जो भी बड़ा मूवमेंट आना है 4 या 5 तारीख को आ जाएगा। उसके बाद जो बचा हुआ 50% अमाउंट है, अकॉर्डिंगली आप डिप्लॉय कर सकते हैं। राइट सनी जी, बहुत शुक्रिया सर, हर बार की तरह आपने बहुत मदद की व्यूअर्स की। और हमने जानने की कोशिश की थी कि कौन से स्टॉक्स पे नजर रखनी चाहिए, तो आपने इलेक्शन स्टॉक्स और इलेक्शन प्रूफ स्टॉक्स दोनों पे अपनी राय दी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। या, थैंक यू रजत जी। थैंक यू। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं।
सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।